आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, कुछ अरसे से एमएलएज की खरीद और फरोख्त की कोशिश के ताल्लुक से बहस गर्मा गर्म है। पोचिंग का नाम दिया गया है, कहीं पे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है, पैसों के बदले खरीदा जाता है चुने हुए नुमाइंदों को। आम इंसान अगर बिकाऊ है तो उसको किस नज़र से देखा जाता है, और पॉलिटिक्स में बिकाऊ लोग किस तरह से अपनी इज्जत बचाए हुए रखते हैं, ये इतना बड़ा गैप क्यों है सोसाइटी में, इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर समाजी जहदकार व एडवोकेट जनाब मोहम्मद शकील साहब। शकील साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो एमएलएस को खरीदने की जो कोशिश होती है या बिक भी जाते हैं, इलेक्शन एक पार्टी से लड़ते हैं, उसके बाद इलेक्ट होने के बाद किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं, क्या ऐसा करना लीगल है? ये बिल्कुल भी अनएथिकल, यानी एक पार्टी से आप चुने जाने के बाद अगर कोई दूसरी पार्टी में आप जाते हैं या फिर समझिए कि भाई दूसरी पार्टी का ख्याल भी आप लाते हैं, तो देखिए ये एक धोखा होगा। और ये बिल्कुल भी जो है पब्लिक मैंडेट को वायलेट करने की बात होगी, यानी जिससे कि पब्लिक से आप चुने जाते हैं और उससे चुने जाने के बाद आप उनसे अगर धोखा करते हैं तो आपको जो है इख्तिदार में बने रहने का कोई हक नहीं है। ये बिल्कुल अनएथिकल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये जो कोचिंग की जो बात अभी आप कर रहे थे, जो हाल ही में टीआरएस एमएलए को कुछ बीजेपी के एजेंट्स ने खरीदने की कोशिश की थी। इसको कोचिंग कहते हैं। कोचिंग यानी आप हंटिंग करना, यानी उनको लुभावने, यानी मतलब पैसे वगैरह से जो है उनको जी। खरीदना और उनको अपने करीब लाना और लोगों से जो है मतलब खरीदो फरोख्त करके हुकूमत कायम करना और इलेक्शन जीतना। जी। तो ये जो है बिल्कुल भी गैर कानूनी है और इसके लिए कई कवानीन हमारे पास, हमारे आइन में भी मौजूद है। हमारे ये इंडियन पीनल कोड में भी कई अ, दफात मौजूद हैं जिससे कि इन लोगों पे एक्शन लिया जाना चाहिए। कुछ दफात और आपको अगर याद हो तो बताएं। नहीं, काफी दफात हैं, जैसा कि भाई देखिए आप एंटी करप्शन एक्ट में भी जो है आप वो कर सकते हैं, और आईपीसी के सेक्शन से 171 ब्राइबरी और चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये सारी दफात पे आप जो है इनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। और आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत भी, और काफी एंटी डिफेक्शन लॉज, जैसा कि एमएलएस को खरीद लेते हैं। हाल ही में आपने देखा है कि आप गोवा में और दूसरे स्टेट्स में, अभी हाल में आपने महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से देखा है, जी। एकनाथ शिंदे की जो हुकूमत कायम की गई थी, जी। ये भी एक उसी का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल। जी बिल्कुल। तो आपने बहुत सारे दफात गिनाए, 171, एंटी करप्शन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड एंटी डिफेक्शन ला। इतने सारे कवानीन मौजूद होने के बावजूद इतने धड़ल्ले से पोचिंग कैसे हो पा रही है, जरा ये समझाइए। देखिए पैसा यहाँ पर पॉलिटिक्स में आज इस तरीके से पंप किया जा रहा है यहाँ पर, यहाँ पे खरीदो फरोख्त हो रही है, पैसे से इलेक्शन लड़ा जा रहा है, पैसे से इलेक्शन जीता जा रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई जब पैसा लगा के जो लोग आ रहे हैं तो वो क्रिमिनल्स है ज्यादातर। अब आप देखते होंगे कि काफी ज्यादा जो है पढ़े लिखे लोग सियासत से दूरी इख्तियार कर रहे हैं और क्रिमिनल्स जो है वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। अब ये क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आने की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और यहाँ पे हमको जो है ये एक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बहुत सख्त जरूरत है हमारे मुल्क में। और डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी एक मुद्दा है कि भाई क्रिमिनल्स को दूर रखें पॉलिटिक्स से, ताकि ऐसी चीजें ना हो, कोचिंग और ये डिफेक्शन वगैरह जो अभी हो रहा है वो ना हो। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि बीजेपी डिमांड कर रही है कि उसको सीबीआई की जांच की डिमांड बीजेपी कर रही है। और टीआरएस जो है एक एसआईटी बनाई है। हाल ही के जो मुंगोड़ू के जो इलेक्शंस में ये जो सामने आया है कुछ
एजेंट्स थे, सतीश शर्मा और नंद कुमार और भारती करके, ये लोग जो है कुछ हमारे एमएलए टीआरएस के, जिसमें रोहित रेड्डी और बलराज और हमारे हर्षवर्धन रेड्डी, ये लोगों को जो है, दरअसल बात ये है कि ये लोग उनके पास आए कैसा और ये लोग उनके साथ बैठे कैसा फार्म हाउस पे, इस पे भी तशवीश होनी चाहिए। और ये मामला जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जेर गौर है इन्वेस्टिगेशन के, तो मैं इस पे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ स्टेट में ये तो हो रहा है, पैसे के बिना पे जो है लोगों को, एमएलए को खरीद रहे हैं और वर्गला रहे हैं उनको। लेकिन देखने वाली एक बात यह है कि भाई बीजेपी और ये टीआरएस, इसका टीआरएस जो आज बीआरएस हो गई है, इसका खेल नजर आता है ये कि भाई ये लोग एक ड्रामा कर रहे हैं, एक जो है यहाँ पे सेक्युलर वोट्स को डेंट करें। और हाल ही में टीआरएस और ये बीआरएस जो पार्टी है, ये देखने में आया है कि ये सेंटर में जाके उनकी मदद करती है बीजेपी की, और बीजेपी यहाँ पर इनकी मदद करती है। तो ये एक जो है खेल है, मतलब आपसी खेल है, यहाँ पे सेक्युलर पार्टीज को डेंट करने की, यहाँ पे सेक्युलर वोट्स को डेंट करने की, और यहाँ पे एक फिरका वाराना माहौल बनाने की जो है ये कोशिश अब से नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ 2014 से ही शुरू हो गई। ओके। तो ये उसी का सिलसिला है। जी, जिस तरह से आपने बताया, इससे तो ये इशारा मिलता है कि ये जो मामला हुआ है इसमें बीजेपी और टीआरएस दोनों जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, इसमें अगर ये वाकया हुआ है तो इसमें दोनों जिम्मेदार हैं। जी। बुलाने वाला भी वो फार्म हाउस पे उतना ही जिम्मेदार है और जाने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है। जी। दरअसल ये हुआ है या नहीं हुआ है, ये जो भी जो इन्वेस्टिगेशन अभी तो जारी है, लेकिन ये हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं, तो इसको हम लोग होश के नाखून लेना जरूरी है। जो सेक्युलर पार्टीज है, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है कि भाई ये खेल हो क्या रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने वीडियो भी जारी की है इस ताल्लुक से, जो जी कॉन्वर्जेशन हो रहा है बीजेपी और टीआरएस के लीडर्स के दरमियान। उसमें टीआरएस के लीडर्स ये कहते हुए सुनाई दिए कि आप अमाउंट अनाउंस करें कि आप कितना अमाउंट देने वाले हैं। जी तो तो या तो वो बिकने वाले थे, जी। या नहीं तो ये बीजेपी वालों को फ्रेम कर रहे थे, ये प्री प्लान था। देखिए, ये टीआरएस और बीजेपी एक ही, क्या कहते हैं, दो पहलू हैं एक ही सिक्के के, जिस जी। तरीके से कहा गया है। ये लोग जो है कहीं ना कहीं मुनगोड़ू में ये जो इलेक्शन हुए हैं, हम्म। इससे साफ जाहिर है कि ये जो इलेक्शन जिस तरीके से लड़ा गया है, तो ये उसको जो है, ये इन लोगों की मिली भगत भी नजर आती है मुझे। अच्छा। तो ये ऐसा, क्योंकि ये दिखता है कि भाई आप उन पे छिटाकशी करते हैं, वो आप पे छिटाकशी करते हैं, एक वैक्यूम यहाँ पे जो था, हम्म। उसको आप बीआरएस या टीआरएस जो चाहती है कि बीजेपी यहाँ पे अपोजिशन में आए, तो ठीक इस है। वजह से ये लोग एक खेल खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपस में दोनों को, एक दूसरे को जो है छीटाकशी करो और लाइमलाइट में रहो, न्यूज में रहो, ताकि कोई बिल्कुल। तीसरा फरीक उभरने ना पाए। जी जी। और अब। तीसरे, जो जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि ये इट वायलेट्स द मैंडेट ऑफ पीपल, यानी हम्म। आप जो है पब्लिक के वोट लेते हैं और उनसे धोखा करते हैं, हम्म। यानी आप लुभावने वादे करते हैं। अब कई देखिए कि ये जो वादे भी जो किए गए हैं, ये लुभावने वादे जो है कोई भी फुलफिल नहीं कर सकता। अब जैसा हम्म। कि केसीआर साहब ने जितने यहाँ के माइनॉरिटीज के साथ जितने भी वादे किए थे, चाहे ले लीजिए आप वो रिजर्वेशन का हो, औकाफी जायदादों को जो है वक्फ को जुडिशल पावर देने का हो, उर्दू की जो है बात करते हैं, यहाँ पे रोजगार की बात करते हैं, मुसलमानों के लिए क्या किया गया है। अब सारे देखिए आप, खोखले दावे साबित हुए। सारे खोखले दावे हैं। और यहाँ पे मुसलमानों को समझने की जरूरत है, माइनॉरिटीज को समझने की जरूरत है कि भाई केसीआर साहब यहाँ पर जो है लोगों को इसी तरीके से 2 टर्म बेवकूफ बनाए हैं, इनको जो है अब समझने की जरूरत है। अब देखिए, ये पोचिंग को भी अब पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट का एक नाम दिया जा रहा अच्छा। है। जैसा कि आजकल नए नए हरबे भी जो है लेके आते हैं कि भाई गैर कानूनी चीजों को जो है आप कानून के दायरे में लेके आके जो है उसको एक अलग तरीके से पेश करते हैं। जो गैर जी। कानूनी चीज है वो गैर कानूनी है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है लगता है यहाँ पे लोगों को अंधेरे में रख के, लोगों को डार्क में रख के जो है यहाँ कहीं एक
क्या बोलते हैं उसको, ये जो हो रहा है मुल्क में, सारे मुल्क में, यहाँ पे जो है ऐसी हुकूमत कायम करना चाहते हैं जो मजहब मजहब के नाम पे जो लड़ाती है आपस में। और ये जो है गैर जमहूरी एतबार से ये बिल्कुल गलत है। यहाँ के वोट बिक रहे हैं, बिक नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ के वोट लेने वाले बिक रहे हैं। ये बिल्कुल भी जो है, इसको इलेक्शन कमीशन को भी इसके ताल्लुक से सोचने की जरूरत है। और सारे सारे जो दानिश्वर हजरात हैं इसके बारे में सोचना और लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस पैदा करने की सख्त से सख्त जरूरत है आज के हालात मगर हाजरा को देखते हुए। कुछ अरसे से ये भी देखने में आया है कि इलेक्शन कमीशन महज सिर्फ एक वोटिंग के काम की रस्म अदा कर रहा है, पावर्स का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या फिर उनके पावर्स को दबा दिया गया है। अब ये कहना, मैं जो है ये समझता हूँ कि भाई यहाँ के लोग देख रहे हैं यहाँ के इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से तबाह किया जाए। अब ये कोचिंग का ही मसला ले लीजिए आप। केसीआर साहब यहाँ पे एसआईटी फॉर्म करते हैं और बीजेपी वाले बोलते हैं सीबीआई को ये मामला देना चाहिए। तो उनको ये ये पसंद दूसरी नहीं है, चीजें इनको वो जो है, पसंद नहीं। सीबीआई या एसआईटी पे भी भरोसा अब लोगों को उठता जा रहा है। ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस है, या लेजिस्लेशन या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में, ये सारी चीजें यानी एक आइन को ही धक्का पहुंचाने की जो कोशिश हो रही है। हम्म। तो ये आज के जो सियासी हुक्मरान, ये जो सियासी नुमाइंदगी जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है मुल्क को कहीं और लेके जा रहा है, मुल्क को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो है, जो जिस तरीके से जुडिशरी भी इसमें जो है उस तरीके से काम नहीं कर रही है जिस तरीके से जुडिशरी को करना चाहिए। आपने तो अपने दौरान बयान ये भी कहा कि पढ़ा लिखा तबका पॉलिटिक्स से दूर हो रहा है और क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में एंटर हो रहे हैं। चुनांचे जी आज ही एक नेशनल न्यूज़पेपर में एक कार्टून आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियंस एक जगह बैठे हुए हैं और बाहर एजिटेशन चल रहा है। तो जी। एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन से कह रहा है, दे आर डिमांडिंग 33% रिजर्वेशन फॉर पीपल हु आर फ्री फ्रॉम एनी क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो ये सारी चीजें तो है। अब आप खुद बता रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे सियासत हो रही है और सियासत में जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, यही वजह है। मुल्क हमारा जो है, जो एक सोने की चिड़िया कहते थे, जो यहाँ से बाहर से जो लोग आके यहाँ पे हुकूमत करे। हमारे पास काफी रिसोर्सेस हैं, हमारे पास मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स हैं। ये सारी चीजों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल विल जो भी अपने लोगों के पास, या जो भी पार्टीज, इवन आप सेक्युलर पार्टीज भी कहने के लिए रह गए हैं। अब हम्म। केसीआर साहब अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। कहाँ तक सेक्युलर है ये लोगों को समझने की जरूरत है। वो लोग जो है कभी भी सेक्युलर का कोई सेक्युलरिज्म पे कोई कभी बात नहीं करते। जाते हैं सेंटर में जो है वो लोगों की मदद करते हैं, कोई भी बिल्स पास होते हैं तो वो लोगों की मदद करते हैं। और यहाँ पे आके लोगों को लुभावने वादे देते हैं। और एक हमारे जो है, एक अगर समझो एक होम मिनिस्टर को बना दिया, रेवेन्यू मिनिस्टर को बना दिया, तो और यहाँ के कुछ लोग समझते हैं कि भाई यहाँ बहुत अमन है, ऐसा है, फलाए फलाए नहीं। बल्कि मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ अगर लेके जाना है, हमारे रियासत को अगर डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है, तो यहाँ के माइनॉरिटीज को भी लेकर के साथ चलने की और ऊपर उठने की जरूरत है। तो ये मैं नहीं समझता आज की जो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स जो चल रही है, इसमें माइनॉरिटीज को आप देखते हैं कि भाई इससे पहले पिछड़ों की बात होती थी, एससी एसटी के हक में बात होती थी, गरीबी हटाओ की बात होती थी। आज जो बातें हो रही है वो माइनॉरिटी मिटाओ की बातें। तो माइनॉरिटी का कोई यानी बिल्कुल परेशान हाल नहीं है। माइनॉरिटी की तरफ अगर कोई बात भी करता है तो वो समझते हैं कि भाई हम हारने वाले हैं, हमारे को जो है सियासी नुकसान होगा इससे। तो ये जो है माइनॉरिटीज के खिलाफ काम भी करते हैं और बयानबाजी भी करते हैं। काफी सेक्युलर पार्टीज में रहने वाले सेक्युलर वैल्यूज के, सेक्युलर ट्रेडिशंस के खिलाफ काम करते हैं। जी। तो वो इसीलिए नहीं डरते सियासी नुकसान के ताल्लुक से, क्योंकि ये जो पोचिंग है ये मौजूद है। अगर कुछ जी नंबर्स आगे पीछे हो भी जाएंगे, पैसे के बल पे खरीद लेंगे और हुकूमत बना लेंगे। बिल्कुल। ये गैर जमहूरी, मतलब जमहूरियत में ऐसा होने नहीं चाहिए, हम्म। अनडेमोक्रेटिक है ये। हम्म। यानी आप वोट लेते हैं और हुकूमतें तोड़ जोड़ के बना लेते हैं। हम्म। आप गोवा में ले लीजिए, आप मणिपुर में ले लीजिए, आप दूसरे मध्य प्रदेश में भी ले लीजिए, या फिर महाराष्ट्र में हाल के दिनों में एक नाथ शिंदे की जो हुकूमत बनी है। हम्म। और इससे साफ जाहिर है कि भाई ये मुल्क जो है जमहूरी
जो वैल्यूज है उसको खोता जा रहा है। मतलब जमहूरी जो चीजें हैं वो अपनी जाती रही हैं मुल्क से, जी। हमको यहाँ और आ, आ, जी, और एक बात यह है कि पढ़ा लिखा तबका इसीलिए भी नहीं आ रहा है। जब वो अपना परिचय नामजदगी दाखिल करता है, उसके बाद हरासमेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद जी लास्ट मोमेंट पे उससे विथड्रॉ करा लिया जाता है अपना कैंडिडेचर। ऐसा गुजरात में हुआ है। अब जी ये कह रहे हैं कि उसे इंटरेस्ट नहीं था, और जिसका कैंडिडेट था वो कह रहे हैं कि उसे डराया गया है, धमकाया गया है, इसीलिए उसने विथड्रॉ कर दिया। तो ये डराने धमकाने का भी सिलसिला है, ना कोई सिक्योरिटी ना कोई एश्योरेंस। तो फिर पढ़ा लिखा क्यों कदम डाले पॉलिटिक्स में? बिल्कुल सही बात है। देखिए, पढ़े लिखे लोग इस मुल्क के बारे में सोच सकते हैं, इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब मैं नहीं समझता जो पोर्टफोलियोज हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उनके क्या क्रेडेंशियल्स है। उनको जो अगर अगर मिनिस्ट्री दी जाती है, हम्म। अगर समझिए कि आप एक एजुकेशन मिनिस्टर है, तो उसके उसकी पूरी हिस्ट्री छानी जाती है कि भाई उनका दौर कैसा रहा, वो पीछे से किस तरीके से समाज में काम करते हुए आए। ऐसा कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। यानी आज अगर सियासत में आप जो है एक कोई क्रिमिनल जीत के आता है तो उसको बड़ा ओहदा दे देगा। एक गैर तालीमी याफ्ता को आप एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हैं, और एक जो है गैर पढ़े मतलब जो कानूनदा को आप कानून का एक मिनिस्टर बना रहे हैं। इस तरीके से खेल चल रहा है। और जो गुजरात की जो आपने बात कही है, अब वहां पे तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक मजहबी जो जो सियासत हो रही है, और सारे मुल्क भर में जिस तरीके से जो सियासत हो रही है, माइनॉरिटीज को अलग अलग रख के जो है उनको जो है उनके ऊपर उनके सारे उनके खान पान पर, उनके रहन सहन पर, उनके काफी चीजों के ऊपर जो है यहाँ पे उनको जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और डेवलपमेंट लाइज विद द माइनॉरिटीज विद इन, मतलब माइनॉरिटीज की डेवलपमेंट के साथ ही मुल्क की डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं देखा जा रहा है। और आप माइनॉरिटीज को मेजोरिटी को जो है माइनॉरिटी के ऊपर हावी कर रहे हैं। अब मैं कल ही हाल ही की बात बता रहा हूँ। मैं आपको एक अपने चैनल है जो नेशनल टीवी जो गोदी मीडिया का चैनल है, वो एक केस हुआ है बीच में कोई मर्डर केस, उसको इस तरीके से हाइप क्रिएट कर रहा है। उसमें ऐसे ना अजीबा ऐसे अल्फाज नाजीबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके जो है चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सेंसर बोर्ड हालांकि क्या कहता है, ये सारी चीजें हैं। हालांकि वो लड़का मुसलमान भी नहीं है। जी जी नहीं, खैर जो भी है, लेकिन आप कैसे आप सेग्रीगेट कर सकते हैं कि हिंदू है, मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है, हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है। ऐसा चैनल्स में कहीं दिखाया जाता है? कोई सेंसरशिप नहीं है, कुछ नहीं है। तो जिस तरीके से खेल खेला जा रहा है, यहाँ पर भी हमारे रियासत में भी हम लोगों को सोचने की जरूरत है। यहाँ पे अच्छे लोग यहाँ पे चुने जाने चाहिए, और अच्छी सियासत किए जानी चाहिए। इससे ही मुल्क की बहबूदी होगी इंशाल्लाह। जी। अब ये जो मामला है पोचिंग का, हालांकि कवानीन मौजूद हैं मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो फिर अब ये मामला रुके कैसे? अब देखिए, इसको हम मैं वही बता रहा था, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि भाई कानून बनाने वाले कानून चला मतलब जो कोर्ट्स है और लेजिस्लेशन है, ऐसे कानून और सख्त कानून लेके आए आने वाले दिनों में, ताकि ये हालात ना हो। मुझे तो उम्मीद नहीं लगती कि ये आज या स्टेट की या रियासत की हुकूमत हो या फिर सेंट्रल की हुकूमत हो कि ऐसे कोई कानून लाएंगे। ऐसे ही खेल चलता रहेगा। अगर यहाँ के अवाम अगर ऐसी बेदार नहीं होगी, तो यही खेल आने वाले इलेक्शंस में भी चलता रहेगा। यहाँ पे कानून तो है, उसको अमल में लाने की जरूरत है, और सख्त से सख्त उनके ऊपर एक्शन ले। कानून बनाने वाले अपने हिसाब से कवानीन बना रहे हैं ताकि वो मनमानी कर सकें, और फिर जो मशीनरी इम्प्लीमेंट ना करने पर सज़ा देने की जो है हामिल है, उनको भी तकरीबन कंट्रोल में कर लिया है। ऐसे में समाजी जहदकार तंजीमों की क्या जिम्मेदारी बनती है? जी, समाज में जो लोग हैं दानिश्वर, वो भी जो है लोगों के अंदर जाएं और बताएं कि भाई ये जिस तरीके से लुभावने वादे हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं और बाद में हमको धोखा देती हैं, तो हमको जो है यहाँ पे जो सियासी शऊर रखते हैं, उनको सोसाइटी के हर कॉर्नर में जाकर के उनको बताने की जरूरत है। और जितने भी एनजीओ या फिर जो सोशल एक्टिविस्ट है या फिर समाजी जहतकार जितने भी काम कर रहे हैं,
उनको उनका यही काम है कि वे लोगों के अंदर बेदारी पैदा करें और लोगों को समझाएं कि भाई हमें किसे वोट देना है, वोट का मतलब क्या है, वोट आपका कितना कीमती है। ये सारी चीजें समझाएं और मुल्क में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें अगर समाजी जहतकार अपने अपने हलकों में अगर काम करें तो हो सकता है कि इनकलाब आए। शऊर बेदारी एक अलग बात है, कानूनी चारागोई क्या नहीं कर सकते हैं वो लोग? देखिए, यहाँ पे कई समाजी जहतकार हैं जो लड़ रहे हैं, जो कानून का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। जो कई कई चीजें हैं जो लोग हाई कोर्ट में पीआईएल वगैरह फाइल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, वहाँ पे भी कानून का दरवाजा खटखटाते हैं। तो काफी चीजें हैं, जो मुख्तलिफ जो समाजी जहतकार है उनके भी जो है अलग अलग शोबे हैं, वो अपने अपने शोबों में काम करें और कानून का सहारा भी लें, तो इंशाल्लाह जो है आने वाले वक्त में हम शायद कर सकते। आखिरी सवाल, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसका एमएलए एक पार्टी से सेलेक्ट होने के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाम या फिर जनरली आवाम की क्या जिम्मेदारी बनती है? उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अवाम अवाम को एक देखिए, पॉलिटिक्स यानी यहाँ पे जो पॉलिटिक्स हो रही है एक आइडियोलॉजी की आइडियोलॉजी जो है, किस पॉलिटिकल पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, ये लोगों को समझने की जरूरत है। अब जब एक हम एमएलए को या फिर कॉर्पोरेटर एमपी को जिस किसी को भी चुनते हैं, तो उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो मुल्क के लिए क्या सोचता है, उसका क्या नजरिया है, ये बहुत जरूरी है ये सोचना। उसके बाद अगर समझिए वो दोबारा अगर आप ऐसी चुने जाता है आपके वोटों से और आपको जो धोखा देता है, तो आप दोबारा इलेक्शंस में आप जो है ऐसे कैंडिडेट्स को न जिताएं और अच्छे कैंडिडेट्स को जिताने की कोशिश करें, जो भी जो है जिसके ऊपर जो कोई केसेस ना हो, जो समाज में अच्छा मतलब हर चीज पे जो है हर चीज हर शोबे पे पकड़ रखता हो, हर और लोगों के कि भाई लोगों को देखना चाहिए कि भाई कौन आपका सियासी जो कैंडिडेट है वो किस तरीके का है और उसका क्या बैकग्राउंड है, वो जो है किस बैकग्राउंड से आता है और वो समाज में किस तरीके का काम किया हुआ है या कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को जो है लोगों को जायजा लेने की ज़रूरत है और समाजी जहतकार जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पे कानून दाँ भी कई कई कानूनदां हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये सबकी ज़िम्मेदारी बनती है, जो भी जिस शोबे में है, उस शोबे के फ़िक्र से जो है काम करें और इस समाज को बनाने की कोशिश करें, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसे लोग चुन के ना आएँ और अच्छे लोग चुन के आएँ और अच्छी सियासत हो और मुल्क की भलाई हो। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये थे जनाब एडवोकेट मोहम्मद शकील साहब, जो कि पोचिंग के ताल्लुक से बता रहे थे और किन किन की क्या जिम्मेदारी बनती है। कवानीन मौजूद हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे हैं। अगर इम्प्लीमेंटेशन पर जोर दिया जाए तो बहुत हद तक ये पोचिंग का सिलसिला ख़त्म हो सकता है, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि ये सिलसिला बिल्कुल ही बंद हो जाए। आवाम को धोखा देना ये बहुत ही घिनौना खेल है। एक आदमी इनफरादी तौर पर अगर किसी को धोखा देता है तो वही बहुत ही गिरी हुई नज़र से देखा जाता है। ये तो समाज का नुमाइंदा है, हज़ारों लाखों लोग उस पर एतमाद करते हैं और वो उसने एतमाद का खून किया है। तो ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अब देखना यह है कि जुडिशरी इसका क्या नोट लेती है और समाजी जहदकार तंजीमें इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या आगे कदम उठाते हैं, और आवाम ख़ास तौर पर जिनसे धोखा किया गया है वो क्या करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।